अंबर आपकी होस्ट आपकी पसंदीदा शो हेल्थ फॉर एवरीवन में और ख़बरों के वक्फे के बाद दोबारा से हम शो का आगाज़ करते हैं। और सामीन, आज हम बहुत एक अहम टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसमें मैं समझती हूँ कि अगर जब हम इंसानी सेहत की बात करते हैं तो इंसानी सेहत के मसाइल में सांस की जो बीमारियाँ हैं वो एक बहुत ही ख़ास अहमियत के हामिल हैं। तो वो कहते हैं कि जी सांस है तो ज़िंदगी है, और अगर इसमें ही दुश्वारियाँ हों तो बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं। बहुत दफ़ा लोग कहते हैं कि सांस लेने में मसला हो रहा है और कंटिन्यूसली शिकायत करते रहते हैं, लेकिन हम समहाउ कहते हैं कि नहीं, ऐसे ही कोई मसला होगा, बहुत इसको आसानी से हम कह देते हैं कि नहीं नहीं ठीक हो जाएगा, आराम करो, थक गए हो, ऐसे है। और जिसमें अगर मैं बात करूँ तो दमा या COPD और मुख्तलिफ़ किस्म की इसमें एलर्जीज़ भी शामिल हो सकती हैं। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? ये बीमारियाँ ना सिर्फ ज़िंदगी के मामूलात को मुतासर करती हैं बल्कि बाज़ औक़ात जानलेवा भी साबित हो जाती हैं। क्योंकि देखिए ज़िंदगी की जो हमारी जो दौड़ वो है, दौड़ लगी हुई है, ज़िंदगी की भाग दौड़ वो हमारी सांसों पे ही मुब्तला है। तो बड़ा अहम है कि हमारी सांसें सही चल रही हैं, स्मूथ चल रही हैं कि नहीं, या कभी तेज़ हैं या कभी कम है या कोई मसला है, इस पर गौर व फिक्र करना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद नजीबुल्लाह खान मौजूद हैं, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, चेस्ट फिजिशियन हैं। पहले भी हम इनके साथ बहुत ज़बरदस्त एक शो कर चुके हैं, इन तमाम टॉपिक्स पे बात की है, लेकिन एक दफ़ा फिर आप सबकी आगाही के लिए इस पर दोबारा से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नजीब, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग वंस अगेन। जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें मदऊ किया अवाम की आगाही के लिए। जी जी। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर नजीब, जैसे हम बात कर रहे थे कि दमा एक ऐसी बीमारी है जो हर मौसम में देखी जाती है। हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ ये सर्दी में होता है या ऑटम में है या शदीद गर्मी में, ये हर मौसम में हम मुख्तलिफ पेशेंट्स को देखते हैं। मैं चाहूँगी कि आप बता सकें कि ये दमा क्या होता है और क्या इसकी मेजर वजूहात देखी जाती हैं। हम्म, अच्छा देखिए, दमा जो है वो एक आम ज़ुबान में अगर मैं कहूँ, सांस की नालियों में सोजिश का हम्म हो जाना। हम्म सोजिश का मतलब सूजन हम्म आ जाना सांस की नालियों में। अब इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं हम्म सोजिश आ जाने की। मैं जो ज़्यादा ज़ोर देता हूँ, एम्फेसिस करता हूँ एलर्जीज़ के ऊपर, क्योंकि कराची पाकिस्तान में एलर्जिक अस्थमा जो है वो बहुत ज़्यादा हम्म देखा जाता है। हम्म अब एलर्जीज़ जो हैं वो कई सारी चीज़ों से हो सकती हैं और सोजिश कराती हैं सांस की नालियों में। मिसाल के तौर पे धूल मट्टी है, हम्म धुआं है, परफ्यूम है, या हम्म, कोई भी तेज़ खुशबू, जैसे लोग मॉर्टिन स्प्रेज वगैरह कर रहे होते बिल्कुल। हैं, पेंट्स हो रहे होते हैं घर में, या मौसम की तब्दीली, हम्म ह्यूमिड वेदर, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, या कोल्ड वेदर, ये सांस की नालियों में तंगी पैदा करता है, सूजन पैदा कर सकता है। बिल्कुल। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, लेकिन इसके साथ और भी बहुत सारी वजूहत हैं। घरों में लोग पालतू जानवर भी पालते हम्म हैं और बहुत सारे घरों में कालीन का इस्तेमाल हम्म बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या ये भी एक वजूहत होती हैं दमे का खूब ज़्यादा होने में? यकीनन हुँ, यकीनन। देखिए, जैसे मैंने धूल मिट्टी का नाम लिया है ना, अब हुँ, कालीन या जो कर्टन्स होते हैं हमारे, या पेट्स होते हैं, हुँ, उनमें उनकी जो फर होते हैं उसमें डस्ट माइट्स बैठ जाते हैं, डस्ट हुँ, माइट्स, धूल मिट्टी के जरासीम। तो हुँ, वो जो काम धूल मिट्टी कर रही है वही कालीन और पर्दे और पेट्स कर रहे होते हैं। हुँ, तो देखिए, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अस्थमा करा रही होती हैं और हमें हुँ, पता ही नहीं होता। बिल्कुल। हम समझते हैं कि बस मौसमी जो है वो हमें नज़ला हो रहा हुँ। है, जबकि वो नज़ला जो है वो अस्थमा बन जाता है। सही। अच्छा, अस्थमा या दमा मैं जैसे कहूँगी, तो क्या इसकी कोई ख़ास ऐसी सिम्पटम्स हैं जिसके बाद हमें डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए? कि देखिए खांसी तो हम सबको कभी ना कभी हो हम्म ही रही होती है। हम्म कफ सिरप भी पी लेते हैं और अपना ट्रीटमेंट टोटके हम्म भी कर लेते हैं। तो दमा की स्पेशली क्या ऐसे मेजर सिम्पटम्स हैं और कितने अरसे तक ये हो रहे हो तो आपके पास आने की ज़रूरत है? इसमें ये है कि जो सीने की अलामतें होती हैं हुँ, वो कमोबेश एक ही जैसी होती हैं, चाहे वो कोई भी मर्ज़ हो सीने का। ठीक है। मिसाल के तौर पे सांस का फूलना, हुँ, खांसी आना, हुँ, या दमे में ख़ास जो अलामत होती है वो सीटी की आवाज़, या घर घर की आवाज़, हुँ, इस तरह आना। ये ख़ास तौर पे रात को ज़्यादा होता है हुँ, दमे में। दूसरा ये है कि मरीज़ चूँकि ये हमें शिकायत करता है कि हम कुछ दिन ठीक होते हैं, फिर दोबारा से हमें ये शुरू हो जाता है, नज़ला हुँ, शुरू हो जाता है दोबारा से। तो इस नज़ला जो होता है उसे एलर्जिक राइनाइटिस, वो भी एलर्जी की वजह से होता है, लेकिन हुँ, उसमें सोजिश नाक में हो रही हुँ, होती है।
वही सोजिश जो है वो अगर नहीं सही से ठीक होती है या ट्रीटमेंट होता है तो फिर वो एस्थमा कन्वर्ट हो जाता है, चाहे वो साइनस का मसला हो, चाहे वो राइनाइटिस का मसला हो, वो एस्थमा में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोग अस्थमा और एलर्जी को हम्म डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हम्म होते हैं, एंटी एलर्जी खा लेते हैं या हम्म। बहुत लंबे अरसे तक ये चल रहा होता है, तो इसको मैं थोड़ा सा अगर करना चाहूँ, हम्म। एलर्जी और अस्थमा क्या एक ही चीज़ होता है, इस पर कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? हाँ, देखिए एलर्जी ही अस्थमा कराती है यूजुअली पाकिस्तान में। ठीक है। जैसे मैंने अभी मतलब फैक्टर्स के ऊपर ट्रिगर बात एफ की जो है, है ये वो सारे एलर्जी। ट्रिगर्स फैक्टर्स ठीक हैं है। ये जो अस्थमा, देखिए अस्थमा एक रिवर्सिबल बीमारी है हम्म जो कि ठीक हो जाती है। हम्म, बट ये ट्रिगर कब होती है, जब यही कोई फैक्टर्स में से कोई एक फैक्टर आएगा। ठीक अब है। कराची में ये सारे फैक्टर्स मौजूद हैं, पोल्यूशन हमें पोल्यूशन बहुत है ज़्यादा बहुत है। ज़्यादा, मेरे बिल्कुल। मरीज़ काफ़ी ये कहते हैं कि हम यहाँ से बाहर निकलते हैं और हम ठीक हो जाते हैं, वो हम्म एस्थमेटिक्स हैं। हम्म तो वो ठीक इस वजह से होते हैं कि यहाँ पर एक नहीं कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि सिनर्जिस्टिक इफ़ेक्ट होता है, एक हम्म फैक्टर दूसरे फैक्टर का इफ़ेक्ट बढ़ा देता है, तो हम्म। वो तंगी सांस में, सांस की नाली में बहुत हो जाती है। अच्छा, अस्थमा और एलर्जी में आपने डिफरेंस तो बता दिया। अच्छा, अस्थमा क्या जानलेवा भी साबित हो सकता है? जी बिल्कुल, अस्थमा की कई वो हैं स्टेप्स हैं, हम्म अगर सीवियर अस्थमा हो, लाइफ थ्रेटनिंग अस्थमा हो, हम्म। तो वो जानलेवा होता है, और वो होता ही तब है जब इग्नोर किए जाएं सिम्टम्स को। सही। तो सांस की नालियों में जब तंगी बढ़ती है, वो एक वक्त आता है कि सांस की नालियाँ बहुत बंद हो जाती हैं, तो जिसकी वजह से फिर वेंटिलेटर तक हम यूज़ कर रहे होते हैं, जो कि एक हम्म। एक्सट्रीम मेजर है, एक एक्सट्रीम ट्रीटमेंट है। बिल्कुल। तो इग्नोर ना करें अच्छा, ठीक। सिम्टम्स। अच्छा डॉक्टर साहब, अस्थमा क्या, जैसे ट्रिगर तो हमें समझ आ गई कि हम्म एक किसी चीज़ पे, हम्म किसी मौसम में, ऑटम के सीज़न में हम्म ट्रिगर्स, और फिर हर पेशेंट को अपने ट्रिगर्स पता भी चल जाते हैं एक हम्म। अरसे के बाद। लेकिन जो बचपन में जो अस्थमा होता है, क्या वो एक सर्टेन एज के बाद ख़त्म भी हो जाता है? ये कहना खासा मुश्किल है कि ख़त्म हो जाएगा, एक चाइल्ड अस्थमा होता है, बट हमारे यहाँ जैसे मैंने कहा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इतने हैं, हुँ, माहौलियाती आलूदगी इतनी है कि वो ख़त्म नहीं होता है। हुँ, वो 2 साल का बेशक गैप आ जाता है, 4 साल का गैप आ जाता है, बट फिर कोई ट्रिगर होगा, या इवन देखिए एक ट्रिगर होता है हुँ, इन्फेक्शन, हुँ, जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और वो इन्फेक्शंस ख़ास तौर पे सर्दियों में, हुँ, या अभी आजकल मेरे पास बहुत मरीज़ हैं इस तरह के जो ठंडा खट्टा खा लेते हैं और बिल्कुल। गला ख़राब हो जाता है। हुँ, ये बहुत कॉमन सिम्टम है, गला ख़राब होता है तो फिर वो सोजिश सांस की नालियों में शुरू हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा, ठंडा और गर्म, क्या ये अस्थमा पे वाक़ई फ़र्क बिल्कुल एस्थमा पे रखता नहीं है? करेगा, पर इनडायरेक्टली गला ख़राब करता है, अच्छा, गले में सोजिश हो जाती है। हो जाती है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जब नेबुलाइज़ेशन की बात हो रही है तो यूजुअली ज़ाहिर है पहले तो नेबुलाइज़ेशन के लिए लोग अस्पताल जाते थे, लेकिन अब मशीन्स जो हैं वो घर पे भी हुँ, मौजूद हैं। तो हुँ। आप सजेस्ट करते हैं कि कभी इस तरह की सिचुएशंस हों तो घर में आराम से नेबुलाइज़ेशन की जा जी सकती है? बिल्कुल, नेबुलाइज़ेशन हर आदमी कर सकता है, हुँ, और हर एक को करनी आनी चाहिए, हुँ, क्योंकि एक लाइफ़ सेविंग है ये। हुँ, हॉस्पिटल में भी जब हम एडमिट करते हैं मरीज़ को और फ़ौरी तौर पे हमें साँस ठीक करना हो इमरजेंसीज़ में, तो नेबुलाइज़ेशन पहला स्टेप है। हुँ। ओके, जी, नेबुलाइज़ेशन इज़ द फर्स्ट जी स्टेप। बिल्कुल। इसमें एंटीबायोटिक्स का तो कोई रोल नहीं है? एंटीबायोटिक्स, देखिए एंटीबायोटिक्स की मैं ख़ासा ख़िलाफ़ होता हूँ कराची में, बट हुँ, ये है कि जब तक ज़रूरत ना हो, अब वो सर्टेन एक क्राइटेरिया है जो हुँ, हम पढ़ते हैं, जो अप्लाई करते हैं, उसके बगैर एंटीबायोटिक सिर्फ ये सुन के दे देना कि बुखार है या खांसी है, मैं इसके फेवर में नहीं होता अच्छा हूँ। डॉक्टर साहब, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि लोग अस्थमा को बहुत लिंगर करते हैं, एक हो रहा है, तो क्या अस्थमा और अदर सीरियस रेस्पिरेटरी कंडीशंस में कन्वर्ट हो सकता है, लाइक निमोनिया या अदर कोई ऐसी चीज़ें? जी, नमूनिया एक इन्फेक्शन है, और नमूनिया ट्रिगर करता है हुँ, अस्थमा को, और नमूनिया कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, चाहे वायरल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरिया की वजह से हो, हुँ, फंगल हो, या इवन एलर्जी बढ़ने की वजह से भी नमूनिया हो जाता है। हुँ, तो उस वक्त जो दमा होता है वो लाइफ थ्रेटनिंग की तरफ जाता है। बिल्कुल, हम्म। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम अस्थमा की बात करते हैं तो क्या ये हेरेडिटरी होता है, या आजकल का जो हमारी पोल्यूटेड एनवायरनमेंट है, जो सिचुएशन है, जो हमारा सबका लाइफ़स्टाइल है, क्या उसकी वजह से भी हो सकता है, या सिर्फ़ ये एक विरासत में ही ये आपको बीमारी मिलती है? हाँ, देखिए जेनेटिक एक और फैक्टर है, जैसे अभी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे हम बात की है हमने, हुँ, इन्फेक्शंस पे बात की है, जेनेटिक एक और फैक्टर है, फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है अस्थमा में। अच्छा, ओके। बिल्कुल, हुँ, ये यदि मदर को है हाँ, तो मदर या बेटी को, फादर या हाँ। कोई अंकल आंट होंगे, उनको हुँ, होगा तो फिर बच्चों में या उनकी जनरेशन में यकीनन होता है।
होता है बिल्कुल। जी। एक कॉल डिस्कनेक्ट हो गई बिल्कुल। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये ज़ाहिर है हेरिडिटरी भी ये मसला हो सकता है। अच्छा, जैसे आपने डाइट का मैं रोल एक जानना चाहूँगी, जैसे अभी आप कह रहे थे कि ठंडा पीने से कुछ है, बहुत सारे लोग ना अस्थमा में मैंने देखा है कि ख्याल रखते हैं कि नहीं चावल नहीं खाना हमने, या केला नहीं खाना, ऐसी चीज़ जिससे क्या वाकई में कि खाना भी आपको कोई ना कोई इसमें ट्रिगर कर सकती है चीज़ें? अच्छा देखिए, जहाँ तक केला बनानास की बात है या चावल हुँ, की बात है, हुँ, इसमें होता क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स हैं। हुँ, कार्बोहाइड्रेट जो हमारे शुगर्स में बहुत होते हुँ, हैं, या हमारे ऐसे चावल या बनाना हुँ। या कोई भी और फल, वो क्या करते हैं, बलगम ज़्यादा बनाते हैं। अच्छा, ओके। वो डायरेक्टली तो अस्थमा नहीं कराते हैं, बट वो हुँ, बलगम ज़्यादा बनाते हैं। जी। अस्थमा में सांस की नालियाँ ऑलरेडी तंग होती हैं, तो बलगम वहाँ पे स्टक हो जाता हुँ, है। जब वो स्टक होता है तो फिर खांसी का दौरा या ठसका जिसे लोग कहते हैं, बिल्कुल। वो होता है। कुछ फूड से एलर्जीज़ होती हैं, जैसे हुँ, कि मूंगफली है, पीनट्स है, कोई फिशेज़ हैं जो हुँ। कोई पर्टिकुलर फिशेज़ हैं उनसे होती है। वाटरमेलन, वो देखा गया है, क्यूकम्बर की अच्छा, फैमिली, यस। ये ओके। ज़रूरी नहीं कि आपको सबसे हो, अच्छा, वाटरमेलन भी? यस। उनकी फैमिली जो खरबूजा है या और भी समझ कई गई मैं। किस्म अक़साम के आते हैं। तो ये आपने खुद देखना होता है कि किस चीज़ से आपकी बच्चे को अलामतें या बढ़ आपको रही हैं। ट्रिगर हो रहा है। तो मैं यही एडवाइस करता हूँ कि आप उस खाने से रुक जाइए। इवन बिल्कुल। वो अगर चावल हो, किसी को होता है, नहीं होता किसी को, तो मैं अलाउ करता हूँ चावल वगैरह। बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वाक़ई में बिल्कुल ये कर सकता है। अच्छा, अभी का जैसे जो सीज़न चल रहा है, बहुत गर्मी भी है, तो इसमें भी आप समझते हैं ट्रिगर करता है, क्योंकि हम एसी में भी लोग बैठते हैं, बाज़ औक़ात तो लोगों को एसी में भी बैठने से भी जी वो होता जी है, या जी कोई जी बंद जी एनवायरनमेंट जी हो जी उससे भी जी जी होता है। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अस्थमा के भी लेटेस्ट ट्रीटमेंट और एडवांसमेंट कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ इस वक़्त क्या हैं? इन्हेलर्स तो जैसे आपने बताया, और आपने बताया नेबुलाइज़ फ़ौरन करना पड़ता है जब ट्रिगर बहुत ज़्यादा हो जाए। तो और क्या ऐसी चीज़ें हैं इस वक्त, क्योंकि लोग आज़मा को अब तो खैर पहले बहुत ज़्यादा वो समझा जाता था, अब तो नॉर्मल हर किसी को मुझे ऐसा लगता है कि हम तो पोल्यूशन से भी इतने ज़्यादा हम्म। इफ़ेक्ट हो चुके हैं कि हाँ, देखिए ना, यही तो मेरा मकसद है कि हुँ, मैं अवेयरनेस आगाही दूँ, हुँ, ज़्यादा से ज़्यादा दूँ, बिल्कुल। क्योंकि अस्थमा के मरीज़ बढ़ते चले जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा। एनवायरमेंटल फैक्टर्स कह हुँ, लें, फूड हमारे क्वालिटी कह लें, या लोगों को पता ही नहीं था कि भई हमारे माँ बाप या हमारे नाना नानी को, दादा दादी को था एक चीज़, हुँ, तो अब हमें भी हो रहा है। वो लोग बिल्कुल। उसको कनेक्ट नहीं कर पाते। तो इसीलिए देखें, ट्रीटमेंट जो है वो मॉडिफ़ाई होता रहता है, गाइडलाइंस बदलती रहती हुँ, हैं। लेकिन इन्हेलर्स और कुछ टैबलेट्स हैं या हुँ, कुछ इंजेक्शंस इवन, वो हम एडवाइस करते हैं। कोई ऐसा कोई स्पेशल इक्विपमेंट अभी तक नहीं बना है जो अस्थमा को बिल्कुल ठीक कर दे। मैं फिर कहूँगा रिवर्सिबल कंडीशन है, दवाइयों से बेहतर हो जाती है, हुँ। अनटिल अनलेस जब तक कि दोबारा से वो ट्रिगर या वो फैक्टर बॉडी पे ना आए। तो बचाव, प्रिवेंशन, प्रिवेंशन ही बुनियादी इलाज है इसका। मतलब जो चीज़ हमें ट्रिगर करी है उससे हमें मतलब बिल्कुल, हमें अलर्ट रहना पड़ेगा, अब ये हम इसको बिल्कुल, ऐसे ले लें। बिल्कुल। और ठीक है। जो हमारे जो एक एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो ऑक्यूपेशनल में एक हुँ, बात कर देता हूँ उसमें, कई लोग जो है उन्हें पता नहीं होता है, वो रुई के कारखाने में, इवन जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हुँ, हैं, या हुँ, जो स्टोर मार्केट्स में काम कर रहे होते हैं, जिनका पार्टिकल्स से हुँ। कनेक्ट होता है डायरेक्ट। और बहुत सारी कंपनियों में तो जैसे फ्यूम्स हैं यस, वो भी बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। तो उसमें हम ऑक्यूपेशनल अस्थमा लेबल कर देते हैं। उस सूरत में अलामतें यही होती हैं, लेकिन ट्रिगर उनमें ऑक्यूपेशन होता है। बिल्कुल, एक सवाल यहाँ पर है कि कोई टेलर जो है ना, धागे यस, से हर वक़्त जी धागे जी का जी काम जी होता है, जी जी तो जी क्या जी। उनको भी ये हो सकता है कि बिल्कुल, हर वक़्त मैं, कपड़े सीने हाँ, के उसमें बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ, टेक्सटाइल और उससे जो मुल्हिक़ा जितने भी शोबे हैं प्रोफ़ेशंस उसमें? हैं, हाँ, वो बिल्कुल प्रोन होते हैं, जो एट रिस्क होते हैं, उनको ये हो जाता है। ठीक है। बिल्कुल। और जब इसमें बहुत ज़्यादा ऐसी इमरजेंसी कंडीशन हो तो हॉस्पिटल जाना ज़रूरी है। बिल्कुल, अगर देखिए, पहला स्टेप तो नेबुलाइज़ेशन है। फ़ौरन शुरू फ़ौरी करें। तौर पे वो कीजिए, सांस की एक्स-रेज़ नालियों को थोड़ा-सा हाँ, खोलिए। जब हाँ। वो खुल जाती हैं तो आपको इतना वक़्त मिल जाता है कि आप हॉस्पिटल जाएँ। हुँ, बजाय इसके कि आप वेट करें और हॉस्पिटल फ़ौरन जाने के लिए आपको रास्ता है, और ज़ाहिर है रोड्स हैं, ट्रैफ़िक है, ये सब होता है, तो हुँ। तबीयत मज़ीद ख़राब हो सकती है। अच्छा, बहुत सारे समझो मैं बच्चों की बात करती हूँ, अगर हम बचपन से 15-16 साल तक की बात करें, तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चों को अस्थमा होता है, तो डॉक्टर्स कहते हैं कि ये खेल नहीं खेल सकते, या स्विमिंग नहीं कर सकते, या ये नहीं कर सकते, तो उनके लिए क्या हदायत है? क्या अस्थमा के बच्चों को वाकई में इतना सिक्योर करके रखना पड़ता है कि ये ना करो, वो ना करो, भाग दौड़ नहीं कर सकते?
अच्छा, एक अस्थमा ये होता है एक्सरसाइज इंड्यूस्ड। हुँ, बच्चों में किसी बच्चे में हो भी सकता है हुँ, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड, जो भागने दौड़ने से ही होता है। हुँ, अगर वो अस्थमा है तो हम मना करते हैं, हुँ, लेकिन अगर वो नहीं है, चाइल्डहुड अस्थमा है या एलर्जीज़ की वजह से है, तो सिर्फ उस पीरियड में हम कहते हैं आप एहतियात करें जब आपको हुँ, अलामतें हैं। जब आप स्टेबल हो जाते हैं तो फिर भागे दौड़िए। हुँ, बिल्कुल। एक छोटा-सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं श्योर। और फिर इसके बाद हम दूसरे टॉपिक जो सीओपीडी है उसके ऊपर हम बात करना चाहेंगे। ठीक है, हमारे साथ ही रहिए। और एक और सवाल यहाँ पर वैसे आया हुआ है कि क्या सिगरेट पीने से भी अस्थमा होता है? सिगरेट पीने से भी अस्थमा होता है? सिगरेट पीने से दूसरा मर्ज़ ज़्यादा होता है, जिस अच्छा, पे अभी हम बात हम करेंगे बात इंशाल्लाह। करेंगे, ठीक है, बिल्कुल। तो अस्थमा किस-किस से होता है? वैसे हमने काफ़ी डिटेल में हमने हम्म, डिस्कस कर लिया है, मेरे ख़्याल में इन्होंने अभी जॉइन किया है। तो डॉक्टर साहब, आई थिंक मैं चाहूँगी कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक दफ़ा फिर बता दीजिए मैं ब्रेक से पहले कि किन-किन चीज़ों से अस्थमा हो सकता है? देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स हुँ, हैं, धूल मट्टी, धुआं, परफ्यूम, कोई भी तेज़ खुशबू, या कोई धागे का काम, या कोई इन्फेक्शन हो जाना, या आपके काम की नौइयत हुँ, ऐसी है जिसमें कोई फ्यूम्स हैं या कोई पार्टिकल्स हैं, हुँ, तो उन सब से अस्थमा हो सकता है इन शॉर्ट। ठीक है। एक छोटा-सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। अगर आप अभी भी कोई अस्थमा के ऐसे दमा से रिलेटेड कोई भी सवालात हैं, तो आप हमें ज़रूर कर सकते हैं। इन्हेलर से रिलेटेड भी डॉक्टर साहब ने बता दिया है। और इन्हेलर की एक्सपायरी कितनी अहम है? डॉक्टर साहब, इन्हेलर की कितनी अहम है एक्सपायरी? उतनी ही अहम है जितनी किसी भी दवाई की है। इन्हेलर्स ओके। में मेडिसिन्स ही होती हैं, बस वो पाउडर फॉर्म में होती हैं, तो हुँ। एक्सपायर अगर होंगी तो वो यूज़लेस हैं, वो काम नहीं करेंगी। डॉक्टर मोहम्मद नजीबुल्लाह ख़ान मौजूद है, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट, चेस्ट फिजिशियन। डॉक्टर साहब, सीओपीडी के ऊपर मैं चाहूँगी क्या होता है, हम्म। इसके ऊपर हमें बताइए। अच्छा, सीओपीडी जो है वो हुँ, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ का मुखफ़्फ़ है। हुँ, ये क्या है? ये भी दमे जैसा मर्ज़ है। हुँ, दमे जैसा है, दमा नहीं है। वो क्यों? क्योंकि इसमें जो सोजिश होती है, इसमें भी सोजिश होती है, दमे में भी होती है। ओके। लेकिन जो इसमें सोजिश होती है, सूजन आती है सांस की नालियों में, उसके एक तो फैक्टर्स मुख्तलिफ हैं, दूसरा वो इर्रिवर्सिबल है, वो हुँ, रिवर्स नहीं होती है अनटिल अनलेस की दवाई ही जाएगी, और वो हुँ, सारी उम्र दवाइयाँ लेनी होती हैं उसमें, सीओपीडी में। अस्थमा रिवर्सिबल है, दवाइयाँ बीच में बंद हो सकती हैं। ओके। और सीओपीडी में दवाइयाँ जो हैं मुस्तकिल लेने की ज़रूरत है। एंड इट्स नॉट रिवर्सिबल? नॉट जितना रिवर्सिबल। नुकसान हो चुका वो सही नहीं हो सकता? बिल्कुल। ओके, तो इसके जो फैक्टर्स हैं वो स्मोकिंग सबसे ऊपर है, ओके। निकोटीन या धुआं हुँ, इटसेल्फ हुँ, वो जाता है और सांस की नालियों में जो खलियात होते हैं, सेल्स होते हैं, उनको डैमेज कर देता है। ठीक है। अस्थमा में डैमेज नहीं होता है। और आपके यानी जो फेफड़े हैं वो पोर्शंस उसके ख़राब होना शुरू हो जाते हैं? बिल्कुल, सांस अ, की नालियाँ फेफड़ों में होती हैं, हाँ। सांस को वहीं से गुजरना है। जैसे कोविड में बहुत सारे मरीजों के साथ हुआ था कि उनके फेफड़े, एक वर्ड क्या इसको ये यूज़ करेंगे, फाइब्रोसिस, वो फाइब्रोसिस। वो अलग मर्ज़ है। ये अच्छा। सांस की नालियाँ हैं। ओके। नालियाँ जो हैं वो कुछ थैलियों में खुलती हैं और फिर हुँ, वहाँ से ब्लड में ऑक्सीजन चली जाती है। ठीक है। तो फिर तो इसका क्या इसमें ट्रीटमेंट होता है? नालियाँ डैमेज हो जाती हैं। तो फिर इसका हम और किस तरह, तो पेशेंट बहुत तकलीफ़ में आ जाते होंगे? हाँ, बिल्कुल। और इसमें देखिए ना, अलामतें थोड़ी-सी मुख्तलिफ ये हुँ, होती हैं कि बलगम ज़्यादा बनता है, अच्छा, ओके। और बलगम ज़्यादा बनता है, साँस ज़्यादा फूलता है। हुँ, मरीज़ मुँह खोल के साँस लेता है। इसमें जो बलगम चूँकि ज़्यादा बन रहा होता है तो जरासीम उसके ऊपर बैठ जाते हैं और इन्फेक्शंस की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। हुँ, इन्फेक्शंस जल्दी-जल्दी हो रहा होता है। हुँ, सिगरेट स्मोकिंग की अभी मैंने बात की है। एक और फैक्टर है वेपिंग। हुँ, वेपिंग आजकल हमारे बच्चे बहुत वो कर रहे होते हैं कि ये फ़ैशन हाँ, समझते हैं। ये नुक्स बच्चों की हाँ, क्या, आजकल लड़कियों को देखें, हाँ, ख़वातीन को देखें, सब एज़ अ फ़ैशन यूज़ कर रही हैं हाँ। इसको, तो नहीं, ये देखिए ना, फ्लेवर्स बैक ऑफ में। द माइंड यही होता है कि ये कम नुकसानदेह है, हम सिगरेट सिगरेट तो से नहीं कम पी है। रहे हैं। बट ये मैं कहता हूँ रिसर्चेस हो चुकी हैं, हुँ, ये ज़्यादा नुकसानदेह है हुँ, सिगरेट से। हुँ, क्योंकि इसमें जो आप कहते हैं कि हम सिर्फ फ्लेवर पी रहे हैं, तो फ्लेवर पानी से तो नहीं बना। सही बात है। फ्लेवर हुँ, में सल्फ़र है, उसमें अल्कोहल भी होता है, फॉर्मल्डिहाइड होता है, हुँ, कार्बन होता है। ये सारी चीज़ें बहुत नुकसानदेह हैं। सो ट्रू, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, सीओपीडी के पेशेंट में जब बहुत ज़्यादा सीरियस स्टेज आ जाए, तो उस पे क्या होता है फिर? मतलब क्या सिचुएशन होती है उस वक़्त, क्या किस तरह उसको हैंडल किया जाता है? अच्छा, उस वक़्त देखिए होता क्या है कि हुँ, जब सूजन आ जाती है तो ज़्यादा मसला ऑक्सीजन लेने में तो है ही, हुँ, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बाहर निकाल रहे हैं, उसमें ज़्यादा मसला होता तो है। उसमें क्या सपोर्ट तो सिस्टम कार्बन पेशेंट को डाइऑक्साइड देते जिस्म हैं? में जमा होना शुरू हो जाती हाँ, है और फिर वो दिमाग पे असर करके
आपका नर्वस सिस्टम को स्लो कर देती है, जैसे गनुदगी बेहोशी भी हो जाती है। तो उस सूरत में कुछ मशीन्स हैं जिसे बाईपैप और सीपैप कहा जाता है, फिर वो हम एडवाइस करते हैं ताकि मशीन के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाए जिस्म से। अच्छा, जी। ओके। फिर ये इनको कंटिन्यूस इस्तेमाल करना पड़ता है, सोने में भी दुश्वारी होती होगी रात को? बिल्कुल होती है, और ये अगर बढ़ जाए ये मर्ज़, हुँ, इसकी कॉम्प्लिकेशन में हार्ट फेलियर तक है, क्योंकि हुँ, दिल को असरअंदाज होता है ये, और हुँ, प्रेशर बढ़ता है और फिर हार्ट फेल हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, जब हम सीओपीडी के पेशेंट की बात करते हैं, आपने वो एक मशीन आती है जिसको हम कहते हैं एयर प्यूरीफायर होते हैं, तो वो हेल्प आउट ह्यूमिडिफायर या कर प्यूरीफायर हाँ, जो होते हैं, वो इतना हेल्प आउट नहीं करते नहीं हैं। करते। बाईपैप और सीपैप मशीन होती हैं जो सांस की नालियों में प्रेशर रखती हैं ताकि वो खुली रहें और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकले। हुँ। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे एक सवाल आया है कि सीओपीडी के बाद अगर हम स्मोकिंग को क्विट कर दें, तो फिर कितना फ़र्क पड़ता है इस मर्ज़ के ऊपर? देखिए, स्मोकिंग ज़ाहिर है कि हमने छोड़नी है, वेपिंग हुँ, छोड़नी है, या कोई भी हुँ, अगर ऐसा काम है, हुँ, कोल माइनर्स हैं या दूसरे, हुँ, तो पहली चीज़ तो ये काम छोड़ना है, हुँ, ये फैक्टर्स इनसे बचना है। बिल्कुल, लेकिन जितना डैमेज हो जाता है वो हो जाता है, वो अच्छा, रिवर्स नहीं होता है। नहीं हो सकता। हाँ, छोड़ने का ये फ़ायदा ज़रूर होता है कि मज़ीद डैमेज से हम बच जाते हैं। सो ट्रू। थैंक यू सो मच डॉक्टर इमरान। डॉक्टर नजीब, आप हमारे शो में आए। आई थिंक हमने बहुत डिटेल में इसमें बात की है, और दमा में तो मैं स्पेशली कहूँगी कि अपने ट्रिगर्स हर इंसान जो है ना वो खुद जज कर सकता है कि कहाँ पर प्रिवेंशन, उसको प्रिकॉशंस, प्रिकॉशंस है। प्रिवेंशन। और प्लीज़ खुदा के वास्ते, अल्लाह के वास्ते, सिगरेट्स पीना छोड़ दीजिए। अब सिगरेट ख़रीदते हुए उसके पीछे भी लिखा होता है कि सिगरेट नोशी सेहत के लिए नुकसानदेह है, लेकिन हम फिर भी ख़रीद रहे होते हैं। ठीक है, अब तो मैंने ऐसे भी देखे हैं डॉक्टर नजीब सिगरेट्स के उसके ऊपर कि गले में पाँव की जी, तस्वीर जी, है, बिल्कुल। ऐसी है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि हम फिर भी वो कैसे ख़रीद लेते हैं। हमारे अंदर का जो इंसानियत है और जो अपने से मोहब्बत है, वो एक इंसान कैसे अपना दुश्मन खुद हो सकता है? हम तो एक ही टॉपिक पे बात कर रहे हैं ना, सिगरेट तो हुँ। 100 अमराज कराती है। बहुत, बिल्कुल। और हम ये ना समझें कि सिर्फ़ सिगरेट से फेफड़े ही ख़राब होते हैं, इससे आपका दिल, आपके में बिल्कुल वाइटल ऑर्गन्स, आपको जी, स्ट्रोक हो सकता है। देयर आर सो मेनी अदर जी, जी, डिज़ीज़ेज़। जी। प्लीज़ अपना बहुत ख़्याल रखिए।